अस्सलामुअलैकुम। बीकॉम पार्ट 2 के काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो बिज़नेस लॉ के पेपर को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि बिज़नेस लॉ का पेपर जो है वो किस तरह से अटेम्प्ट किया जाए। तो मैंने एक थोड़ी सी कोशिश की है जिसमें मैं बच्चों को बताऊंगा कि बिज़नेस लॉ के पेपर में किस तरह से आप इसको कवर कर सकते हैं, और जो मुश्किल टॉपिक होंगे वो मैं कोशिश करूँगा कि उनकी वीडियो बना दी जाए ताकि आप इससे फ़ायदा उठा सकें। बिज़नेस लॉ के पेपर में 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए बिज़नेस लॉ का और सेक्शन बी जो होता है वो इंडस्ट्रियल लॉ का होता है। सेक्शन ए से 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं, जबकि सेक्शन बी से 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। और सेक्शन ए जो बिज़नेस लॉ का होता है वो उसमें जो मेजर जो इनका जो एरिया है जहाँ से काफ़ी मतलब कि पेपर की अगर बात की जाए तो काफ़ी डिटेल से जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो है इनका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। और इससे जो पहला सवाल बनता है वो यही बनता है, डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, ये एक छोटा सा सवाल होता है, इसके आगे इसका मज़ीद जो है वो कंटिन्यू किया जाता है, मतलब दूसरा कोई क्वेश्चन इसके साथ डाल दिया जाता है। तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कि वो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या होता है इसके साथ। ठीक है, सबसे पहले पूछा जाता है डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं? ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखी है, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, एक ऐसा एग्रीमेंट जिसको लॉ की तरफ से इन्फोर्स किया जा सके वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। अब इसके अंदर 2 बातें हैं, मतलब 2 लफ्ज़ ऐसे हैं, 2 वर्ड्स ऐसे हैं कि अगर इनको समझ लिया जाए तो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन को समझना हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। पहला वर्ड है एग्रीमेंट और दूसरा है इन्फोर्सेबल। तो पहले हम एग्रीमेंट को समझते हैं। एग्रीमेंट में लिखा है एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड एग्रीमेंट। ठीक है, मतलब कि एग्रीमेंट को समझने के लिए हमें पहले प्रॉमिस को समझना होगा और फिर कंसिडरेशन को समझना होगा। ठीक है, अच्छा, एग्रीमेंट क्या होता है? एवरी प्रॉमिस, हर वादा, एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस, जो कि सेट में किया जाए वादा, फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड एग्रीमेंट। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पहले मुझे प्रॉमिस और कंसिडरेशन को जो है वो आपको समझाना चाहिए ताकि आपको एग्रीमेंट की डेफिनेशन समझ में आ जाए। तो मैं यहाँ लिखता हूँ प्रॉमिस किसे कहते हैं। प्रॉमिस, ठीक है, प्रॉमिस कहलाता है व्हेन ऑफर इज एक्सेप्टेड, when offer is accepted it becomes promise। ठीक, जब ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, तो वो बन जाती है या वो बन जाता है प्रॉमिस। तो प्रॉमिस को भी अगर समझने के लिए देखा जाए तो इसमें 2 वर्ड आपको समझने पड़ेंगे, नंबर 1 ऑफर, नंबर 2 एक्सेप्टेड। ऑफर क्या होती है? ठीक है, ऑफर जब एक पार्टी अपनी ख्वाहिश का इजहार करे दूसरी पार्टी के सामने तो उसे कहा जाता है ऑफर, है ना, अपनी विलिंगनेस शो करे। फॉर एग्जांपल, एक पार्टी है ए, ठीक है जी, ए जो है वो बी से कहता है कि वो अपना हाउस बी को सेल करना चाहता है 10 लाख में। ए अपनी ख्वाहिश का इजहार कर रहा है किसके साथ? बी के साथ। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ ए जो है वो बी को क्या दे रहा है? ऑफर दे रहा है। ठीक है, और बी अगर कहता है कि ठीक है मैं आपका हाउस जो है वो 10 लाख में खरीदने के लिए तैयार हूँ, तो बी ने उसकी ऑफर को क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है जी, तो ऑफर को जब एक्सेप्ट कर लिया जाता है, एक पार्टी ऑफर दे और दूसरी पार्टी इसको एक्सेप्ट करे, ठीक है ना, तो उसको जो है वो कहा जाता है प्रॉमिस। अच्छा, ऑफ़र और एक्सेप्टेंस के पूरे टॉपिक हैं अलग से, वो इंशाल्लाह ताला डिटेल में बाद में दूसरी वीडियोस में डिस्कस किए जाएंगे। अभी सिर्फ सरसरी तौर पर आपको बताया जाता है कि अपनी ख्वाहिश का इजहार करना दूसरी पार्टी के सामने ऑफ़र कहलाता है, और फिर उसको जो है वो एक्सेप्ट कर लेना। ठीक है ना, ये दरअसल ऑफ़र प्लस एक्सेप्टेंस जो है वो बनाता है किस चीज़ को? प्रॉमिस को। ठीक है ना, हम प्रॉमिस को क्यों एक्सप्लेन कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास एक डेफिनेशन थी एग्रीमेंट की जिसमें लिखा हुआ था कि प्रॉमिस, every promise and every set of promise forming consideration for each other is called agreement। जी, तो हमारी बात चल रही थी कि जब ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया जाए तो वो बन जाता है प्रॉमिस। मैथमेटिकली प्रॉमिस को लिखा जा सकता है, प्रॉमिस इज इक्वल टू ऑफर
प्लस एक्सेप्टेंस। ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया जाए तो वो बन जाता है प्रॉमिस। ठीक है, अच्छा अब उम्मीद करता हूँ कि प्रॉमिस तो इंशाल्लाह आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन हमें एग्रीमेंट को समझना है और फिर एग्रीमेंट को समझ के हमें कॉन्ट्रैक्ट को समझना है। एग्रीमेंट में दो वर्ड थे, एक प्रॉमिस जो कि समझ में आ गया आपके कि ऑफर को जब एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो वो प्रॉमिस बन जाता है। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं कंसिडरेशन की। ठीक है ना, क्योंकि कंसिडरेशन को नहीं समझेंगे तो हमें एग्रीमेंट समझ में नहीं आएगा। अब मैं कंसिडरेशन लिख लेता हूँ यहाँ पे। कंसिडरेशन क्या होता है सर? कंसिडरेशन कहते हैं, कंसिडरेशन का भी एक अलग सा आपको टॉपिक जो है वो मिल जाएगा आने वाली क्लासेस में, लेकिन फिलहाल सरसरी तौर पर अगर देखा जाए तो कंसिडरेशन कहते हैं समथिंग इन रिटर्न। समथिंग इन रिटर्न, ठीक है ना, बदले में रिटर्न में आपको क्या मिल रहा है। ठीक है ना, मतलब दो पार्टी जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो दोनों को बदले में कुछ ना कुछ तो मिलेगा। ठीक है ना, और जो बदले में मिलता है दोनों पार्टीज को वो कंसिडरेशन कहलाती है। ठीक है ना, अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर कंसिडरेशन का मतलब तवज्जो होता है, वो इंग्लिश लैंग्वेज में होता है, लेकिन बिजनेस लॉ में कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। पिछली वाली एग्जांपल उठाते हैं, मैंने कहा था कि ए जो है वो बी को ऑफर कर रहा है कि वो अपना हाउस उसको सेल करना चाहता है। ठीक है, कितने में? फॉर एग्जांपल 10 लाख में। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे दोनों पार्टीज को क्या क्या कंसिडरेशन मिल रही है। अगर हम ए के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो ए अपना हाउस दे रहा है और बदले में उसे 10 लाख रुपए मिल रहे हैं। ठीक है जी, तो ये 10 लाख रुपए ए के लिए कंसिडरेशन कहलाएगी। और इसी तरह अगर हम बी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बी 10 लाख रुपए दे रहा है और बी को बदले में क्या मिल रहा है? एक हाउस मिल रहा है। ठीक है, तो ये हाउस जो वो बी के लिए क्या कहलाएगी? कंसिडरेशन कहलाएगी। ठीक है जी, तो कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, बदले में आपको क्या मिल रहा है। ठीक है, ए को जो वो 10 लाख रुपए मिल रहे हैं हाउस के बदले में, तो ये 10 लाख रुपए ए के लिए कंसिडरेशन कहलाएगी। और बी को जो वो 10 लाख के बदले में हाउस मिल रहा है तो ये बी के लिए हाउस जो वो कंसिडरेशन कहलाएगी। ठीक है, अब हम आते हैं एग्रीमेंट की डेफिनेशन पर, जिसके लिए हमें, ठीक है ना, जो हमें समझनी है। सर एग्रीमेंट की डेफिनेशन में लिखा था मैंने, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस, हर वो वादा फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, जिसमें दोनों पार्टीज को क्या मिले? कंसिडरेशन मिले, है ना। कंसिडरेशन का मतलब मैं आपको समझा चुका हूं, समथिंग इन रिटर्न। ठीक है ना, एक वादा जिसमें दोनों पार्टीज को क्या मिले बेटा? कंसिडरेशन मिले, ईच अदर, दोनों को कंसिडरेशन मिले, एक को नहीं, इज कॉल्ड एग्रीमेंट। तो अगर एग्रीमेंट को मैथमेटिकली लिखा जाएगा तो कैसे लिखा जाएगा? एग्रीमेंट इज इक्वल टू प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन। और आपने प्रॉमिस को भी समझ लिया है, कंसिडरेशन को भी समझ लिया है। प्रॉमिस यहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। प्रॉमिस क्या होता है? जब ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो वो प्रॉमिस बन जाता है। और कंसिडरेशन क्या होती है? समथिंग इन रिटर्न, राइट। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रॉमिस भी समझ में आ गया होगा, कंसिडरेशन भी समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं मेन डेफिनेशन, जो कि कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन है, जो हमें लिखनी है। एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। मतलब अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट को मैथमेटिकली लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ? कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस इनफोर्सेबिलिटी। एग्रीमेंट प्लस इनफोर्सेबिलिटी, ठीक है। ये इनफोर्सेबल ऊपर भी मैंने लिखा हुआ है। एग्रीमेंट आपको समझ में आ चुका है एग्रीमेंट क्या होता है। अब हम समझते हैं इनफोर्सेबल को, ठीक है। अब इनफोर्सेबल को समझने के लिए यहाँ पे हम थोड़ी सी हेल्प ले लेते हैं। इनफोर्सेबल क्या होता है? इनफोर्सेबल का वैसे मतलब होता है नाफिज करना, अमल दरामद करना, ठीक है। अमल दरामद करना, ठीक है ना। इन्फोर्स करना, अमल करवाना, ठीक है, अमल दरामद करवाना। अच्छा, अब लॉ जो है वो कहता है कि कौन से मामले में लॉ जो है वो हमारी मदद कर सकता है, ठीक है ना। नॉर्मली ऐसा होता है कि दो किस्म के मामलात होते हैं, ठीक है। एक होते हैं सोशल मामलात, ठीक है, एक होते हैं सोशल मामलात होते हैं, और दूसरे जो मामलात होते हैं वो लीगल मामलात कहलाते हैं, ठीक है, कानूनी मामलात कहलाते हैं। अब पार्टीज़ की इंटेंशन देखी जाती है कि यहाँ पे जो दो पार्टीज़ हैं वो किस किस्म का रिलेशन क्रिएट करना चाहते हैं। आया वो सोशल रिलेशन क्रिएट करना चाहते हैं या लीगल रिलेशन क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है ना। अब लॉ जो है वो सोशल मामलात में
चूँकि वो आपके समाजी ताल्लुकात पैदा करने के लिए आपने बातचीत वगैरह की हुई है, तो लॉ उसमें बीच में इंटरफेयर नहीं करेगा, ठीक है ना। लॉ जो है वो बीच में इंटरफेयर कब करेगा, जब कोई कानूनी मामला होगा, ठीक है ना। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल ए एक पार्टी है जो कि इनवाइट करती है बी को, दावत देती है बी को। ए जो है वो बी को दावत देता है कि वो उसके घर पर आए कप ऑफ टी के लिए, है ना। एक कप टी के लिए जो है वो बी जो है वो ए के घर आए, और बी क्या करता है, उसके इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लेता है, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ए और बी की जो इंटेंशन है वो यहाँ पे लीगल रिलेशन क्रिएट नहीं करना चाहते हैं, वो आपस में सोशल रिलेशन क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंडशिप बढ़ाना चाहते हैं या कोई समाजी ताल्लुक पैदा करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है ना लॉ बीच में जो है वो इंटरफेयर नहीं करेगा, ठीक है ना। अब अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ए जो है वो अपना प्रॉमिस पूरा ना करे या बी प्रॉमिस करके उसके घर ना आए, तो यहाँ पे लॉ बीच में कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना, क्योंकि ये इन दोनों के दरमियान एक सोशल रिलेशन जो है वो चल रहा है। हाँ, अगर लीगल रिलेशनशिप है, दोनों पार्टीज़ की इंटेंशन ये है कि वो लीगल रिलेशन क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है ना। जैसे ए बी को अपना हाउस सेल करना चाहता है, मैंने आपको बताया था पिछले एग्जाम्पल में 10 लाख रुपए में, और सारे यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मौजूद हैं, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एसेंशियल एलिमेंट्स का होना ज़रूरी है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा इंशाल्लाह, उसमें मैं एसेंशियल एलिमेंट्स भी डिस्कस करूँगा। तो मान लेते हैं कि दोनों के मतलब कि इन दोनों के दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसमें तमाम के तमाम एसेंशियल एलिमेंट्स मौजूद हैं, ठीक है ना। ए ने जो बी को ऑफर किया कि वो अपना 10 लाख में जो है वो हाउस सेल करना चाहता है, और बी ने उसके ऑफर को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, और सारे मामला इनके तय पा गए, ठीक है ना। अब अगर कोई पार्टी प्रॉमिस तोड़ती है, फॉर एग्जांपल अब बाद में ऐसा होता है कि कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद ए जो है वो अपना हाउस देने से इनकार कर दे या बी जो है वो पेमेंट देने से इनकार कर दे, तो फिर लॉ जो है वो क्या करेगा, इन्फोर्सेबल करवाएगा, अमल करवाएगा उस पार्टी से, ठीक है ना, जिसने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया, ठीक है ना। अब अगर फॉर एग्जांपल ए जो है वो डिलीवर नहीं कर रहा है अपना हाउस या मना कर रहा है, तो फिर लॉ जो है वो उससे इन्फोर्स करवाएगा। या ए तो जो अपना हाउस सेल करने के लिए रेडी है लेकिन बी जो है उसको पेमेंट नहीं कर रहा है, तो लॉ जो है वो बी से जो है वो फोर्स करेगा बी को कि वो उसको पेमेंट करे। अदरवाइज जो ए को नुकसान हो रहा है वो बी को जो है वो को क्या करना पड़ेगा, पूरा करना पड़ेगा, राइट। तो अब अगर हम आते हैं शुरू से, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको डेफिनेशन भी समझ में आ गई होगी और ये कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन था हमारा, एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। एक ऐसा एग्रीमेंट जो लॉ की तरफ से इन्फोर्स हो सके उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, है ना। एग्रीमेंट में दो चीज़ होती है, कॉन्ट्रैक्ट में दो चीज़ें होती हैं, एग्रीमेंट प्लस जी, तो मैं कह रहा था कॉन्ट्रैक्ट में दो चीज़ें होती हैं, एक एग्रीमेंट होता है और एक इन्फोर्सिबिलिटी होती है, ठीक है ना। इन दोनों के मिलाप से कॉन्ट्रैक्ट बनता है। एग्रीमेंट क्या होता है, एवरी प्रॉमिस, ठीक है, एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड एग्रीमेंट, ठीक है जी। दोनों पार्टीज की तरफ से एक प्रॉमिस होगा और प्रॉमिस के बदले दोनों को क्या मिल रही होगी, कंसिडरेशन मिल रही होगी, ठीक। प्रॉमिस क्या होता है, जब ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया जाए तो वो प्रॉमिस बन जाता है, और यहाँ पर मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी। इसके बाद कंसिडरेशन का मतलब मैंने आपको बताया था, कंसिडरेशन मीन समथिंग इन रिटर्न, के बदले में आपको क्या मिल रहा है। कॉन्ट्रैक्ट बनता ही उसी वक्त है जब दोनों पार्टीज को रिटर्न में कुछ मिले, ठीक है ना। इन्फोर्सेबल मतलब कि लॉ जो है वो कहाँ जो है वो अपना मतलब के रोल प्ले करेगा, अपना किरदार अदा करेगा, देखा जाएगा कि पार्टीज़ की इंटेंशन क्या है। अगर दोनों पार्टीज़ की इंटेंशन है कि वो सोशल रिलेशन क्रिएट करना चाहते हैं तो वहाँ पर लॉ जो है वो बीच में इंटरफेयर नहीं करेगा। लेकिन अगर दोनों पार्टीज़ की इंटेंशन है कि वो लीगल रिलेशन क्रिएट करना चाहते हैं तो लॉ जो है वो बीच में इंटरफेयर करेगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि मज़ीद इस किस्म के लॉ के हवाले से आप मज़ीद कोई वीडियोज़ वगैरह चाहते हैं तो आप बता सकते हैं। इंशाल्लाह दीगर टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बना दी जाएगी। अस्सलाम वालेकुम।